प्रियंका गांधी ने कहा कि अपने उद्योगपति मित्रों को भारतीय जनता पार्टी पीएसयू व कोल्ड स्टोरेज दिलवा देती है। सेब और फसलों के दाम अब वे तय करेंगे, यानी मेहनत करने वाले कर्मचारियों के लिए भाजपा के पास न समय है और न ही पैसा है। आगे प्रियंका गांधी ने कहा कि जब हिमाचल प्रदेश बना तब इंदिरा जी की बहुत आलोचना हुई कि आपने यह प्रदेश बना तो दिया, लेकिन यह चलेगा कैसे, पैसा कहां से आएगा। लेकिन इंदिरा जी पीछे नहीं हटी, क्योंकि वह आपके हौसले व हुनर को पहचानती थी। अगर आप देखें तो ये 5 साल जो बीते हैं, इसमें भाजपा की सरकार ने आपके लिए क्या किया। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूं कि ये चुनाव है तो आलोचना करनी ही है, कि ये चुनाव है हम इस तरफ है वो उस तरफ है तो हाँ उनकी बुराई करनी है। नहीं, मैं एक वास्तविकता आपको बताना चाहती हूं। कर्मचारियों को लीजिए, आपके प्रदेश में तकरीबन 2 लाख कर्मचारी हैं। आज कहां है? धरने पे बैठे हैं, महीनों से धरने पे बैठे हैं, सरकार का एक प्रतिनिधि नहीं आया। और धरने पे क्यों बैठे हैं मैंने पूछा, अभी यहां आने से पहले मैं रुकी थी, उनसे बातचीत हुई। क्योंकि उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। ये पेंशन किसने हटवाया? भाजपा की केंद्र सरकार ने हटवाया। जब पेंशन को, पुराने पेंशन को देने की बात होती है तो क्या जवाब मिलता है इनसे? कहते हैं पैसा ही नहीं है। आप सब ये कहते हैं इकोनॉमी खराब हो जाएगी, पैसा नहीं है हमारे पास। अच्छा, आपके पास कर्मचारियों के पेंशन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति मित्र जो हैं आपके, उनके लोन आप माफ कर देते हैं, उनको तमाम पीएसयू पकड़ा देते हैं, उनको कोल्ड स्टोरेज दिलवा देते हैं। सेब के दाम, फसल के दाम वो तय करेंगे। और जो मेहनत कर रहा है कर्मचारी, उसके लिए आपके पास न समय है और ना आपके पास पैसा है। और आप अपने मुंह से कहते हैं ये। तो मैं पूछना चाहती हूं कि इस प्रदेश के भविष्य का क्या होगा अगर एक ऐसी सरकार चलेगी जो कर्मचारी को नहीं मानती, उसका सम्मान नहीं करती, लेकिन सिर्फ अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों का सम्मान करती है। जब हिमाचल प्रदेश बना तो उन्होंने शुरुआत की, शिमला में आकर सभा में ऐलान किया कि यह प्रदेश बनेगा। बहुत लोगों ने आलोचना की, उसमें कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा में भी हैं। उस समय बहुत आलोचना हुई कि यह प्रदेश बना तो दिया इन्होंने, ये चलेगा कैसे, पैसा कहां से आएगा, आगे कैसे बढ़ेगा ये प्रदेश। लेकिन इंदिरा जी पीछे नहीं हटी। वो इसलिए पीछे नहीं हटी क्योंकि वो आपके हौसले को, आपके हुनर को पहचानती थी, उसका सम्मान करती थी। उनको मालूम था कि ये प्रदेश आप चलाएंगे, कि इस प्रदेश को आप बनाएंगे। और उसी तरह से जो पहले मुख्यमंत्री जी वाईएस परमार जी थे, उन्होंने आपकी सहायता के साथ, आपके सहयोग के साथ ये प्रदेश बनाया। इस प्रदेश को किसने बनाया? सिर्फ किसी एक पार्टी ने नहीं, एक सरकार ने नहीं। इस प्रदेश को यहाँ के कर्मचारियों ने बनाया। इस प्रदेश को यहाँ के युवाओं ने अपनी मेहनत से बनाया। यहाँ की महिलाओं ने बनाया जो दिन रात काम करती हैं। इस प्रदेश को यहाँ के वीरों ने बनाया जो सीमा पर हमारी सुरक्षा करते हैं और यहाँ पर अपनी आमदनी भेजते हैं। ये प्रदेश आपका। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने कहा कि अध्यक्ष पद के लिए गुप्त मतदान होगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। खोलेंगे उम्मीदवारों और उम्मीदवारों के एजेंट के सामने 19 तारीख सुबह को, और खोलने के बाद सारे वोट्स को इकट्ठे करके मिला के मिले जुले वोट करने के बाद ही गिनती करेंगे, ताकि ना किसी को मालूम होगा किसने किसको वोट किया, लेकिन आपको ये भी नहीं मालूम हो सकता कि किस प्रदेश से किसको ज्यादा वोट मिला। तो ये गुप्त मतदान के साथ मेरे ख्याल में ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन चुनाव हो सकते हैं। मैं लोगों से कहता हूँ, मेरे पार्टी को, जहाँ मुझे मालूम है कि कुछ
कुछ प्रदेशों में कुछ नेताओं ने शायद कुछ निर्देश देने की कोशिश की है कोई मतदान को, और वो शायद एक जरा भय से मुझे पूछे कि क्या होगा हमें अगर हम उनका निर्देश नहीं सुना। मैं उनसे स्पष्ट से कहता हूं कि जैसे राहुल जी कहते हैं डरो मत, मतदान तो गुप्त है, आप जाके वोट कर दीजिए और किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने कहां वोट किया और क्या। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बड़े बुजुर्ग हिंदी के प्रति बच्चों की मानसिकता बनाएं। आप जब हिंदी के प्रति गौरव का प्रकटीकरण करेंगे तो बच्चे सहजता से ग्रहण करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि गांव के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी लगता है कि कुछ बेचकर भी पढ़ाना पड़े तो भी मैं अपने बच्चों का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दूं। मैंने एक बच्चे को इसलिए मेडिकल कॉलेज छोड़ते हुए देखा क्योंकि उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। गांव के गरीब से गरीब आदमी को लगता है कि कुछ बेच के भी पढ़वाना पड़े तो मैं इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करवा दूं। कितनी कठिनाई में रहते हैं आपको पता है। गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय, किसान, मजदूरी करने वाला, जरा भी सामर्थ्य होती है नहीं अंग्रेजी में इंग्लिश मीडियम में जाए, एक अलग तरह की। और मैं उस मानसिकता के बच्चों को भी जानता हूं। मैंने मेडिकल कॉलेज छोड़ते हुए बच्चे को इसलिए देखा है कि उसको ढंग की अंग्रेजी नहीं आती थी तो अपमानित सा होता था तो पढ़ाई छोड़ के चला गया। क्या प्रतिभा केवल अंग्रेजी में होती है? हमारे बच्चों में प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है, कोई कमी नहीं। केवल भाषा की जानकारी नहीं होने के कारण वो कुंठित हो जाए, कोई आत्महत्या कर ले, कोई ये समझे कि मेरी जिंदगी बेकार है। तो मैं मानता हूं कि ऐसी अंग्रेजी को धिक्कार है। काहे के लिए ऐसी अंग्रेजी? हमको इससे पीछे छोड़ा है। आत्मविश्वास से भर के अब ये मेडिकल और इंजीनियरिंग, देखिए मैं आलोचना के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन आप जरा सोच के देखिए, एक वर्ग बन गया देश में, अभिजात वर्ग। अब उनने तो पैदा हुए तो अंग्रेजी में ही पैदा हुए, वो तो पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं। अब वो 5-7-10% नहीं चाहते कि हिंदी में पढ़ाई हो या मातृभाषा में पढ़ाई हो, क्योंकि अंग्रेजी रहेगी तो उनके आने वाली पीढ़ियां भी तरती रहेगी। और आज जो मैं कहते हुए प्रसन्न हूं कि ये एक सामाजिक क्रांति है। प्रधानमंत्री जी ने जिम्मा सौंपा, मैंने विश्वास से कहा कि पूरी ताकत के साथ जुट जाओ। कई लोग हंसेंगे, विरोध करेंगे, कोई हो सकता है सहयोग भी ना करे, तो अभी टीम बनाओ और इस काम में लग जाओ। आज मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता और गर्व है कि विश्वास और पूरी टीम ने उस काम को पूरा करके दिया है कि किया जा सकता है, असंभव नहीं। आज आपसे बात करके बहुत आनंदित, इसलिए कि ये बात जानी चाहिए नीचे तक। इसका उद्देश्य है, ऐसे ही आपका समय नहीं किया, नीचे तक ये भाव जाएगा और दृढ़मूल होगा तो हम सब लग जाएंगे कहने, तो लोग फिर हिंदी बोलने में गर्व महसूस करेंगे, उसमें क्या है। इसलिए उसका प्रारंभ हो रहा है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि जैसे आप आज आए, क्योंकि ये केवल बच्चों का कार्यक्रम मत समझना, ये तो बड़ों का कार्यक्रम भी, ताकि बड़े बच्चों की मानसिकता बनाए, समाज की मानसिकता बनाए। और आप जब इस गौरव का प्रकटीकरण करेंगे तो बच्चे सहजता से इसको ग्रहण करेंगे। और वो दिन भी आएगा तब कोई बहू ये नहीं कहेगी कि इंग्लिश मीडियम में एडमिशन दिलाना है। आ सकता है, नहीं तो वो क्या करें, उनको तो लगता है हमारे बच्चे पीछे नहीं रह जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि आप सब कल के कार्यक्रम में भी पधारें और इस विमर्श को नीचे तक लेके जाएं। मैं विश्वास सारंग जी से भी कहूंगा, पूरी टीम से, आलोक जी जैसे लोग भी बैठे हैं, बहन मालती जी, कुछ चीजें भोपाल में शुरू कर दो, मिलके करेंगे, चिंता मत करो। मुझे लगता है कि एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है और वो भी भोपाल से हो रहा है। और भोपाल से कई काम हुए, स्वच्छता में भी भोपाल ने बाजी मारी, सबसे स्वच्छतम राजधानी है भोपाल। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्य यशस्वी होगा
और ये रैन अंधेरी बीतेगी, उषा जय मुकुट चढ़ाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैंने जीवन में बाढ़ के लिए इतना खराब इंतजाम नहीं देखा। कुछ बोलोगे तो बागी कहलाओगे। ये ट्रैक्टर ट्राली लगवा दिया गया है। ट्रैक्टर ट्राली से जैसे कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, पानी का करंट भी ज्यादा था, वो उस पर चल रहे हैं और भगवान के व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। अफसोस ये है कि हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। कोई भी सरकार होती थी, बाढ़ के पहले एक तैयारी की बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई है। सुनना ही है केवल, बोलना बंद है। जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश ने कई इतिहास रचे हैं। पीएम मोदी ने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो यह संकल्प करके दिखाया। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि मातृभाषा हिंदी में मेडिकल व तकनीकी की शिक्षा देने का सबसे पहला क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में हो रहा है। कई इतिहास रचे हैं, एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो अपना ये संकल्प व्यक्त किया। नई शिक्षा नीति में भी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, इसका प्रकटीकरण हुआ। और मुझे ये कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है कि अपनी मातृभाषा हिंदी में मेडिकल की भी शिक्षा, उसके साथ साथ इंजीनियरिंग की भी और तकनीकी शिक्षा देने के काम का सबसे पहला क्रियान्वयन देश में कहीं हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। कल हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी पधार रहे हैं। वो हिंदी माध्यम की चिकित्सा शिक्षा की पुस्तकों का विमोचन भी करेंगे और उसके बाद प्रथम वर्ष के छात्रों को हिंदी माध्यम भी मेडिकल की शिक्षा के लिए सुलभ होगा। यह अपने आप में एक नई क्रांति है। हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री भाई विश्वास जी ने और उनकी पूरी टीम ने प्रधानमंत्री जी की टास्क को हमने हाथ में लिया और उसको पूरा करके दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कानून बनाते हुए हमारा फोकस होना चाहिए कि गरीब से गरीब भी नए बनने वाले कानून को अच्छी तरह समझ पाए। किसी भी नागरिक के लिए कानून की भाषा बाधा न बने, हर राज्य इसके लिए भी काम करे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था के लिए संविधान ही सुप्रीम है। इसी संविधान की कोख से न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों का जन्म हुआ है। सरकार हो, संसद हो, हमारी अदालतें हो, ये तीनों ही संविधान रूपी माता की संतान है। मकसद कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर कानून में ही भ्रम होगा, स्पष्टता का अभाव होगा, तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भविष्य में सामान्य नागरिकों को उठाना पड़ता है। कानून की क्लिष्टता, उसकी भाषा ऐसी होती है और उसकी वजह से, कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से सामान्य नागरिकों को बहुत सारा धन खर्च करके न्याय प्राप्त करने के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है। इसलिए कानून जब सामान्य मानव की समझ में आता है, उसका प्रभाव ही कुछ और होता है। इसलिए
कुछ देशों में जब संसद या विधानसभा में कानून का निर्माण होता है तो दो तरह से उसकी तैयारी की जाती है। एक है कानून की परिभाषा में टेक्निकल शब्दों का उपयोग करते हुए उसकी विस्तृत व्याख्या करना, और दूसरा उस भाषा में कानून को लिखना और जो लोक भाषा में लिखना, उस देश के सामान्य मानवी को समझ आए उस रूप में लिखना, मूल कानून के स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए लिखना। इसलिए कानून बनाते समय हमारा फोकस होना चाहिए कि गरीब से गरीब भी नए बनने वाले कानून को अच्छी तरह समझ पाए। कुछ देशों में ऐसा भी प्रावधान होता है कि कानून के निर्माण के समय ही ये तय कर दिया जाता है कि वो कानून कब तक प्रभावी रहेगा। यानी एक तरह से कानून के निर्माण के समय ही उसकी उम्र, उसके एक्सपायरी डेट तय कर दी जाती है। कानून 5 साल के लिए है, ये कानून 10 साल के लिए है, तय कर लिया जाता है। जब वो तारीख आती है तो उस कानून की नई परिस्थितियों में फिर से समीक्षा होती है। भारत में भी हमें इसी भावना को लेकर आगे बढ़ना है। साथियों, हमारे देश की न्याय व्यवस्था के लिए संविधान ही सुप्रीम है। इसी संविधान की कोख से न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों का ही जन्म हुआ है। सरकार हो, संसद हो, हमारी अदालतें हो, ये तीनों एक तरह से एक ही मां, संविधान रूपी माता की संतान है। इसलिए कार्य भिन्न होने के बावजूद अगर हम संविधान की भावना को देखें तो वाद विवाद के लिए, एक दूसरे से होड़ के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती। एक मां की संतान की तरह ही तीनों को मां भारती की सेवा करनी है। तीनों को मिलकर 21वीं सदी में भारत को नई ऊंचाई पर ले जाना है। अमित शाह ने कहा कि हाटी समुदाय को मोदी जी ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा देकर 55 वर्षों के संघर्ष को समाप्त कर दिया है। अमित शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया, ऐसे में क्या दूसरे लोगों को जगह मिलेगी? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति से परिवारवाद को खत्म करने का काम किया है। मित्रों, मुझे एक बात बताइए, परिवारवाद से देश को मुक्ति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? ऐसा नहीं भाई, सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलो, मुक्ति देनी चाहिए या नहीं देनी? अब मुझे बताओ, कांग्रेस में कितने लोग परिवारवादी हैं? तो युवाओं में आपको पूछता हूं, आपके लिए कोई जगह बचेगी? बचेगी क्या? मित्रों, मोदी जी ने राजनीति में से परिवारवाद को समाप्त करने का काम मोदी जी। ये कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की लालच में सालों तक हमारी विरासत का सम्मान नहीं करता। अभी अभी आपने उज्जैनी में मोदी जी ने बाबा महाकाल का भव्य महालोक लोकार्पण किया, देखा या नहीं देखा भाई? जरा जोर से बोले, देखा या नहीं देखा? जरा पूछना कांग्रेस वालों को, 75 साल तक क्यों नहीं हुआ? केदार धाम बन गया, बद्री धाम बन गया, विंध्यवासिनी बन गया, और हमें कांग्रेसी ताने लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। 550 साल से देश भर के करोड़ों श्रद्धालु देखने की इच्छा करते करते पीढ़ी दर पीढ़ी चले गए, स्वर्ग सिधार गए। राम जन्मभूमि का मंदिर देखने का किसी को सौभाग्य नहीं मिला। हिमाचल वालों ने 4 सीटें देकर मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने
भव्य राम मंदिर उसी जगह पे बनाने की नींव डाल। मित्रों, आज मैं आपको कहने आया हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय कर गिरिपाल क्षेत्र के हाटी समुदाय को 55 वर्ष के संघर्ष को एक झटके में समाप्त कर दिया। मोदी जी आपकी तकलीफ समझते हैं, क्योंकि सालों तक यहां संगठन का काम किया है। वो हमेशा कहते हैं हिमाचल मेरा है, और बड़े भाव से, बड़े गर्व से कहते हैं हिमाचल मेरा है, क्योंकि हिमाचल वासियों से उनको लगाव है। मित्रों, यहां पर 154 ग्राम पंचायतों में हमने जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया है। 389 गांव और 1,60,000 लोग यहां पर लाभान्वित होने वाले हैं। और सिर्फ आप लोग नहीं, आपकी 25 पुश्तें भी इसका फायदा उठाने वाली हैं। तीनों प्रकार के आरक्षण, चाहे शिक्षा में हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सरकारी नौकरियों का, ये तीनों आरक्षण हाटी समुदाय को अब मिलने वाले हैं। इसकी मैं आपको लाख लाख बधाई देता हूं।